OCR हो गया अपना। अब लिखो BMR। BMR BMR हो जाएगा आपका बायोमेट्रिक रीडर। बायोमेट्रिक रीडर। रीडर बायोमेट्रिक रीडर, या फिर इसको अपन क्या बोल सकते हैं, रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है। ये क्या करता है, हस्तरेखाओं को पढ़ने का कार्य करता है। हस्त रेखाओं को पढ़ने का कार्य करता है। हस्तरेखाओं को पढ़ने का कार्य करता है। हस्तरेखाओं को पढ़ने का कार्य करता है। हस्तरेखाओं को पढ़ने का कार्य करता है। बताओ कौन करता है हस्तरेखाओं को पढ़ने का कार्य? बायोमेट्रिक रीडर, BMR। ठीक है। हाँ जी। हाँ, थंब इम्प्रेशन, हाँ। ठीक है। अगला डिवाइस कौन सा है अपना? अब सुनो, अगला जो डिवाइस है अपन पढ़ लेते हैं MICR। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। MICR, MICR की फुल फॉर्म हो जाएगी मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर कैरेक्टर रीडर। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ठीक है। इसका काम क्या होता है? तो चेक को पढ़ने का इसका काम है। चेक, चेक को पढ़ने में, पढ़ने में इसका प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग किया जाता है। प्रयोग किया जाता है। चेक को पढ़ने में इसका प्रयोग किया जाता है। बताओ किसका? MICR का। ये MICR अब बंद कर दो, है ना, लिखना विखना सब बंद कर दो, सामने देख लें। MICR जो है ये क्या करता है, चेक को पढ़ता है। अब चेक में क्या होता है तो देखें इधर, चेक के अंदर आपके ऊपर वाली डिटेल होती है, और इस डिटेल के जस्ट नीचे यहाँ पर कुछ नंबर लिखे हुए होते हैं। और वो नंबर किस प्रकार से होते हैं? वो नंबर होते हैं अपने 1 2 3 4 5। उल्टा सीधा लिख दिया क्या मैंने? चलो कोई ना। 6। ठीक है, ये 6 अंक की डिजिट होती है। ठीक है, 6 अंक की डिजिट होती है, कोई भी नंबर यहाँ पे आ सकता है। ठीक है। फिर अगला फिर होता है अपने 9 अंक की डिजिट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है। फिर होता है अपने 6 अंक की डिजिट, 1 2 3 4 5 6। ठीक है। और फिर उसके बाद में होती है अपने 2 अंक की डिजिट। ठीक है। तो टोटल ये कितने डिजिट हो गई? 6 + 9 + 9 +6 + 2। बताओ कितनी डिजिट हो गई? तो MICR जो कोड है, MICR जो कोड है वो कितने डिजिट का होता है? तो वो 23 डिजिट का होता है। बताओ कितने डिजिट का होता है? 23 डिजिट का होता है। MICR कोड बताओ कितने डिजिट का होता है? 23 डिजिट का होता है। और शुरू की जो 6 डिजिट है ये होती है चेक का नंबर। शुरू की 6 डिजिट बताओ किसको डिनोट करती है? चेक का नंबर, चेक के नंबर को। चेक के नंबर को। ये जो कोड होता है ये होता है MICR कोड। बैंक का MICR नंबर होता है, MICR का कोड होता है बैंक का। ठीक है। और ये जो 6 डिजिट है ये आपके ब्रांच की कोड होती है। ब्रांच कोड होती है। ठीक है। ब्रांच कोड होती है। और लास्ट की दो दो डिजिट है ये होती है ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन ID। ये बताओ कौन सी ID होती है?
ट्रांजैक्शन आईडी होती है। ये आपकी होती है ट्रांजैक्शन आईडी। ट्रांजैक्शन आईडी ये होती है आपकी ट्रांजैक्शन आईडी। तो MICR कोड कितने डिजिट का होता है? तो MICR कोड होता है आपके 23 डिजिट का। क्या काम आता है? बैंक में चेक को पढ़ने में काम में लिया जाता है। फुल फॉर्म क्या है? मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। और जो ये अंक लिखे हुए होते हैं, ये कौन सी स्याही के लिखे होते हैं? तो ये लिखे होते हैं मैग्नेटिक इंक के। बताओ कौन सी स्याही के, कौन सी इंक के लिखे हुए होते हैं? मैग्नेटिक इंक के लिखे हुए होते हैं। ये जो कोड है आपके, ये कोड लिखे होते हैं मैग्नेटिक इंक के। मैग्नेटिक इंक के कोड लिखे हुए होते हैं। और इस मैग्नेटिक इंक के कोड को पढ़ने के लिए बताओ किसका यूज किया जाता है? MICR का यूज किया जाता है MICR कोड के लिए। ठीक है। ये MICR कोड 23 डिजिट का होता है। और 23 डिजिट के अंदर शुरू की जो 6 डिजिट है ये होती है चेक का नंबर। और अगली जो 9 डिजिट है ये होती है MICR कोड। और अगली 6 डिजिट जो है वो होती है ब्रांच का कोड। और अगली जो 2 डिजिट है वो होती है आपकी ट्रांजैक्शन आईडी। बोलो दिमाग में बैठ गया क्या? हो गया। ठीक है। इसका यूज कहाँ होता है? तो इसका यूज होता है बैंक के अंदर चेक को पढ़ने के लिए। अब बैंक का कुछ आपके कुछ टेक्निकल वर्ड हैं, वो मैं क्लियर करवा देता हूँ आपको। थोड़ा बैंकिंग का पार्ट है तो मैं करवा देता हूँ। इसको रब करूँ, आपको रब कर दूं, इसको कर दें? ठीक है। देखो फाइनेंशियल के लिए क्या होता है, कुछ कोड काम आते हैं। एक तो काम आता है स्विफ्ट कोड। एक तो बताओ कौन सा कोड होता है? एक तो होता है स्विफ्ट कोड। स्विफ्ट कोड का यूज कहाँ होता है? इसको नोट लगा के लिखना, ये आपका कोई डिवाइस नहीं है। MICR ये बैंक का आ गया तो इस वजह से कुछ बैंक की टर्मिनोलॉजी है वो मैं करवा देता हूँ। एक तो बताओ क्या होता है? स्विफ्ट कोड होता है। ठीक है। एक होता है आपका IFSC कोड। एक कौन सा कोड होता है? IFSC कोड होता है। ठीक है। इनका काम क्या होता है? तो पहले अपन पढ़ते हैं अपन स्विफ्ट कोड के बारे में। स्विफ्ट कोड का यूज कहाँ किया जाता है? तो स्विफ्ट कोड का यूज किया जाता है एक देश से पैसा दूसरे देश में ट्रांसफर करने के लिए। बताओ एक देश का पैसा दूसरे देश में ट्रांसफर करने के लिए बताओ कौन से कोड का यूज किया जाता है? स्विफ्ट कोड का यूज किया जाता है। पेन नहीं चलना चाहिए, पेन नहीं चलना चाहिए, सामने देखे। ठीक है। अगर भारत से पैसा भेजना है चीन के अंदर तो बताओ कैसे भेजेंगे? स्विफ्ट कोड के माध्यम से। अगर भारत का पैसा भेजना है अमेरिका के अंदर तो बताओ किसके माध्यम से भेजेंगे? स्विफ्ट कोड के माध्यम से। अगर हरियाणा का पैसा अगर राजस्थान में भेजना है तो बताओ कौन से कोड के माध्यम से भेजेंगे? यहाँ पे शिफ्ट कोड यूज नहीं करेंगे तो कौन सा कोड यूज करेंगे? IFSC कोड, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड का यूज करते हैं। तो एक देश से दूसरे देश में पैसा ट्रांसफर करने के लिए बताओ कौन सा कोड होता है? शिफ्ट कोड होता है। और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? सोसाइटी वर्ल्ड वाइड, सोसाइटी सोसाइटी वर्ल्ड वाइड, वर्ल्ड वाइड सोसाइटी वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक, इंटर बैंक इंटरबैंक फाइनेंशियल, इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन। बताओ स्विफ्ट कोड की डेफिनेशन क्या होगी? तो स्विफ्ट कोड की डेफिनेशन हो जाएगी सोसाइटी वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। ये कितने अल्फाबेट का होता है? तो यह 11 अल्फाबेट का कोड होता है। इसमें केवल अल्फाबेट का ही यूज होता है। 11 अल्फाबेट, 11 अल्फाबेट का कोड होता है। 11 अल्फाबेट का कोड होता है। एक देश से दूसरे देश में पैसा ट्रांसफर करने के लिए, एक देश से दूसरे देश में पैसा ट्रांसफर करने के लिए, एक देश से, एक देश से, एक देश से
दूसरे देश में, एक देश से दूसरे देश में, एक देश से दूसरे देश में पैसा ट्रांसफर करने के लिए दूसरे देश में, एक देश से दूसरे देश में पेमेंट ट्रांसफर करने के लिए, पेमेंट ट्रांसफर करने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए, करने के लिए, ठीक है। एक देश से दूसरे देश में पेमेंट ट्रांसफर करने के लिए बताओ कौन से कोड का यूज किया जाता है? स्विफ्ट कोड का यूज किया जाता है। स्विफ्ट कोड का यूज किया जाता है। नोट लगा के लिखना है, नोट लगा के लिखना है, टॉपिक का पार्ट नहीं है। टॉपिक तो सिर्फ यही था MICR, और MICR के बाद में कुछ एडिशनल बातें लिखवा रहा हूँ ये कोड की, ठीक है। अगर आपसे स्विफ्ट कोड की फुल फॉर्म पूछ ले तो बताओ आंसर क्या आ जाएगा? सोसाइटी वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। ये 11 अल्फाबेट का होता है। कहाँ काम में आता है? अगर एक देश का पैसा दूसरे देश में भेजना है तो बताओ कौन से कोड का यूज करोगे? स्विफ्ट कोड का यूज करोगे। बताओ कौन से कोड का यूज करोगे? स्विफ्ट कोड का, ठीक है। एक देश से दूसरे देश में पेमेंट ट्रांसफर करने के लिए स्विफ्ट कोड का प्रयोग किया जाता है। बताओ हो गया क्या? चलो ठीक है, उतारो, उतारिए। हाँ, यूज कैसे करते हैं? जैसे अगर मान लो जैसे अपन IFSC कोड भरते हैं ना बैंक का, वैसे अपन वहाँ के स्विफ्ट कोड का यूज करते हैं। उस कंट्री के स्विफ्ट, कंट्री का होता है स्विफ्ट कोड। तो एक देश से पैसा फिर वहाँ के बैंक में जाएगा, फिर वो बैंक में करेंसी चेंज होगी उन पैसों की, फिर वो पैसा विड्रॉल होगा। जैसे अगर मान लो कि ईरान में जाते हैं लोग कमाने के लिए, जाते हैं नहीं जाते हैं? तो वहां से वो पैसा भेजते हैं यहाँ पे, तो वो कैसे भेजते हैं? तो वो इंडिया का स्विफ्ट कोड यूज करते हैं। वहाँ की करेंसी का पैसा जमा करा दिया और यहाँ पर अपनी करेंसी में पैसा मिल जाता है, ठीक है। वहाँ पे दिनार चलते हैं क्या? यहाँ पे दिनार विड्रॉल कर ले अपन? हाँ, कोई लेगा नहीं दिनार को, ये चीज है स्विफ्ट कोड। तो क्या होगा? एक देश से दूसरे देश का दूसरे देश पेमेंट ट्रांसफर करने के लिए स्विफ्ट कोड का यूज किया जाता है। तो हो गया आप, ठीक है। अगला जो कोड है वो अपना है IFSC कोड। बताओ कौन सा है? थोड़ी स्पीड रखो अपन, है ना, समय सीमा से अपन हल पीछे चल रहे हैं ना, तो थोड़ी स्पीड रखो आप। IFSC कोड, IFSC कोड, IFSC कोड, IFSC कोड क्या होता है? तो IFSC कोड होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। इंडियन फाइनेंशियल, इंडियन फाइनेंशियल, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, ठीक है। हाँ जी, अच्छा क्या बोल रहे हैं? नहीं, नोट नोट, नोट में लिखना है। अभी बैंक का नाम आया अपना MICR कोड, तो बैंक से रिलेटेड जो भी शब्द हैं वो सारे शब्द मैं यही क्लियर करवा रहा हूँ आपके, है ना। क्योंकि एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकते हैं आपसे बैंक से रिलेटेड, ठीक है। तो ये इसलिए मैं यहीं से करवा रहा हूँ। IFSC कोड बताओ क्या हो जाएगा? इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। देखो ज्यादा तो पूछेगा नहीं, पूछेगा तो या फिर क्या पूछेगा? फुल फॉर्म ही पूछेगा। बताओ IFSC कोड क्या होता है? इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। इसका यूज कहाँ किया जाता है? तो देश में ही पैसा ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है। इंडिया में, इंडिया का पैसा इंडिया में ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है ना। तो इंडिया के बैंकों के लिए होता है ये, इंडिया के बैंक के लिए, बैंक, बैंक्स के लिए कोड होता है, कोड होता है। प्रत्येक बैंक का IFSC कोड अलग होता है।
प्रत्येक बैंक का आईएफएससी कोड अलग होता है, अलग होता है। यह 11 अल्फा न्यूमेरिक का होता है। 11 अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है। 11 अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है। ठीक है, ये 11 अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है। फटाफट लिखो। आईएफएससी कोड, देश में पैसा ट्रांसफर करने के लिए आईएफएससी कोड का यूज किया जाता है। आईएफएससी कोड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, इंडिया के बैंक्स के कोड होता है, बैंक्स के कोड होते हैं, और प्रत्येक बैंक का आईएफएससी कोड अलग होता है। क्लियर है बात? बता लो फटाफट। चलें, ठीक है। अब एक जो कोड है अपना, वो है, देखो, अब पेमेंट के रिकॉर्डिंग आते हैं तो एक तो होता है एनईएफटी। एक तो बताओ क्या होता है? एनईएफटी। एक तो बताओ क्या होता है? एनईएफटी होता है। एक होता है अपना, एनईएफटी हो गया। एक हो जाएगा आरटीजीएस। बताओ क्या होता है? आरटीजीएस होता है। एक हो जाएगा अपना आईएमपीएस। आईएमपीएस होता है। एक अपना होता है यूपीआई होता है। और जो यूपीआई है ये किसके अंडर में आता है? एनपीसीआई के। एनपीसीआई के अंडर में आता है। इसका होता है यूपीआई होता है। ठीक है, देखिए इधर अब, है ना। एनईएफटी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो फुल फॉर्म को ध्यान रखना है ना। एनईएफटी की फुल फॉर्म होती है आपकी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। नेशनल नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। फंड ट्रांसफर। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, आरटीजीएस की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? रियल टाइम रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। ग्रोस सेटलमेंट। रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। आईएमपीएस की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? इमीडिएट पेमेंट सर्विस। इमीडिएट पेमेंट सर्विस। इमीडिएट इमीडिएट पेमेंट सर्विस। पेमेंट सर्विस। इमीडिएट पेमेंट सर्विस। एनपीसीआई की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। यूपीआई की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? यूनिफाइड पेमेंट सर्विस। यूनिफाइड पेमेंट सर्विस। हाँ, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इंटरफेस। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। एनईएफटी की फुल फॉर्म हो जाएगी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट, और इमीडिएट पेमेंट सर्विस। एनपीसीआई की हो जाएगी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, और यूपीआई की फुल फॉर्म हो जाएगी आपकी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। क्लियर है? कर दे रहे आप? उतारो फटाफट।
कंप्लीट है। चलो ठीक है, सामने देखें हम। ये हो गया आपका MICR। अब बताओ इनपुट डिवाइस में कौन कौन से रहे। MICR पूरा करवा दिया मैंने, और उसके बाद में कुछ बैंक की टर्मिनोलॉजी थी वो भी मैंने करवाई आपको। और बताओ दे क्या है। लाइट पेन, लाइट पेन ये ध्यान में रखना है, ये एक आपका इनपुट डिवाइस है। और कुछ OMR रह गया ना, ठीक है चलो। ऑप्टिकल मार्क रीडर, OMR, ऑप्टिकल मार्क ऑप्टिकल मार्क रीडर, ठीक है। यह OMR सीट पढ़ने में काम आती है। यह है OMR सीट को पढ़ने में काम आता है, ठीक है। यह OMR सीट को पढ़ने के काम आता है। और कोई OMR और माइक, माइक्रोफोन, ठीक है। माइक्रोफोन, माइक्रोफोन, यह है आवाज को, आवाज को डिजिटल सिग्नल में बदलता है, डिजिटल सिग्नल में बदलता है। ये आवाज को डिजिटल सिग्नल में बदलता है। और मेरे को तो स्पीकर क्या काम करता है, डिजिटल सिग्नल को आवाज में बदलता है। क्लियर, चलें आगे। ये आवाज को डिजिटल सिग्नल में बदलता है। क्लियर है बात। ये आपका बताओ क्या हो जाएगा, इनपुट डिवाइस कंप्लीट, ठीक है। अब देखें इधर, अपन ने क्या देखा, ये है अपना कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम। कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम देखा, तो बताओ पहला जो पार्ट है वो क्या है, CPU। बताओ क्या है, CPU। उसके बाद में बताओ ये क्या आता है, ALU। और फिर बताओ क्या होता है, रजिस्टर। इन तीन पार्ट से मिलकर बताओ क्या बनता है, पूरा CPU, ठीक है। CPU के बाद में बताओ क्या होता है, कैश मेमोरी। बताओ क्या होता है, कैश मेमोरी। तो मेरे को बताओ इसको देने के लिए क्या चाहिए, इनपुट चाहिए। और इनपुट डिवाइस के अंदर अपन ने पूरे कंप्लीट इनपुट कर लिए। अब इसके बाद में बताओ कौन से डिवाइस बच्चे अपने पास, इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस हो गए, आउटपुट डिवाइस, और ये अंदर का मामला। अब मेरे को बताओ डायरेक्ट आउटपुट डिवाइस पढ़ाऊँ या फिर अंदर के यहाँ से ये पढ़ाऊँ, अंदर से पढ़ा दें, ठीक है चलो। हेडिंग डाले CPU, CPU, CPU। CPU की फुल फॉर्म बताओ क्या होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU के कितने भाग होते हैं, तो CPU के बताओ कितने भाग होते हैं, तीन भाग होते हैं। बताओ कितने भाग होते हैं, तीन भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है अपना बताओ कौन सा, CU। एक बताओ कौन सा होता है, ALU। और एक बताओ कौन सा होता है, रजिस्टर, रजिस्टर। ये तीन भाग होते हैं CPU के, CU, ALU और रजिस्टर, ठीक है। अब CU का जो काम है वो क्या है, प्रोसेसिंग करने का है। बताओ CU का काम क्या है, इसका CPU का काम बताओ क्या है, प्रोसेसिंग करना है। अपने भी मस्तिष्क के बताओ कितने भाग होते हैं, तीन भाग होते हैं। कौन कौन सा, अग्र भाग, मध्य भाग और पश्च भाग।
अग्रभाग में पाई जाती है पीयूष ग्रंथि, जो कि पूरे शरीर को बताओ क्या करती है, कोऑर्डिनेशन में रखती है। वैसे यहाँ पे क्या पाया जाता है, सीओ पाया जाता है, जो पूरे सिस्टम को बताओ क्या करता है, कोऑर्डिनेट करने का कार्य करता है। और अपना एएलयू है, अपने भी मस्तिष्क के अंदर कैलकुलेशन होती है, समझ होती है, वो समझ को विकसित करते हैं। तो इसके अंदर बताओ क्या होती है, कैलकुलेशन, तार्किक गणनाएं होती है। अपने में भी मस्तिष्क में क्या होती है, तार्किक गणनाएं होती है, ठीक है। और कुछ मेमोरी वाला पार्ट है, अपने भी मेमोरी पाई जाती है, इसमें भी मेमोरी पाई जाती है। बताओ मेमोरी कौन सी पाई जाती है, रजिस्टर। इस वजह से सीपीयू को बताओ क्या कहते हैं, कंप्यूटर का माथा कहते हैं। बताओ क्या कहते हैं, कंप्यूटर का माथा। कंप्यूटर का माथा किसे कहते हैं, कंप्यूटर का मस्तिष्क। बताओ माथे को क्या कहते हैं, मस्तिष्क से कहते हैं। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं, तो कंप्यूटर का मस्तिष्क बताओ किसे कहते हैं, सीपीयू को कहते हैं। कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू को कहा जाता है। और सीपीयू के तीन भाग होते हैं, एक तो होता है सीयू, एक होता है एलयू, एक होता है रजिस्टर। ठीक है, अब समझने की कोशिश करें मेरी बात को, देखें इधर। ठीक है, देखें इधर। ठीक है, एक तो होता है सीयू। अब सीयू क्या करता है, तो सीयू को समझने की कोशिश करें। एक होता है कंप्यूटर का आपका पेरिफेरल डिवाइस, जो सीपीयू के जो चारों ओर डिवाइस लगे होते हैं, सीपीयू के चारों ओर जो डिवाइस लगे होते हैं, उन डिवाइस को अपन बोलते हैं पेरीफेरल डिवाइस। बताओ कौन सी डिवाइस बोलते हैं, पेरीफेरल डिवाइस। पेरी का मतलब होता है परिधि, पेरी का मतलब क्या होता है, परिधि। मतलब सीपीयू की परिधि के अंदर लगने वाले सारे के सारे डिवाइस बताओ क्या कहलाते हैं, पेरीफेरल डिवाइस कहलाते हैं। इसकी फुल फॉर्म बताओ क्या हो जाएगी, कंट्रोल यूनिट। बताओ क्या हो जाएगी, कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट काम क्या है, इसके अंदर एक सर्किट लगा होता है जिसको अपन बोलते हैं कंट्रोल सर्किट। बताओ कौन सा सर्किट है, कंट्रोल सर्किट। कंट्रोल सर्किट इसके अंदर लगा होता है। ये कंट्रोल सर्किट क्या करता है, तो ये कंट्रोल सर्किट क्या करता है, कंट्रोल करने का कार्य करता है। किसको कंट्रोल करता है, तो पेरीफेरल डिवाइस को। बताओ किसको, पेरीफेरल डिवाइस। पेरीफेरल डिवाइस, डिवाइस को नियंत्रण में रखने का कार्य करता है, नियंत्रण में रखने का कार्य करता है, कार्य करता है। नियंत्रण में रखने का कार्य करता है। पेरीफेरल डिवाइस को नियंत्रण में रखने का कार्य करता है। पेरीफेरल डिवाइस को नियंत्रण में रखने का कार्य करता है। पेरीफेरल डिवाइस को नियंत्रण में रखने का कार्य करता है। पेरीफेरल डिवाइस को नियंत्रण में रखने का कार्य करता है। और क्या काम करता है साहब ये, तो डेटा को फेच करता है। बताओ डेटा को, बताओ क्या करता है, फेच करता है। फेच का मतलब होता है डेटा को खींचना, फेच करता है। ठीक है, जब अपन इनपुट देते हैं, इनपुट देने के बाद में डेटा ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से जाता है, और पहले किसके पास जाता है, सीयू के पास जाता है। तो सीयू के अंदर लेगा डेटा को, तो डेटा को बताओ क्या करता है, फेच करता है। और डेटा की एनकोडिंग व डिकोडिंग करता है, एनकोडिंग व डिकोडिंग। एनकोडिंग, डेटा की एनकोडिंग व डिकोडिंग करता है, डेटा की एनकोडिंग व डिकोडिंग करता है, डेटा की एनकोडिंग व डिकोडिंग करता है। बताओ कौन करता है, सीयू। बताओ सीयू के कितने काम है, कंट्रोल द पेरिफेरल डिवाइस, पेरिफेरल डिवाइस को नियंत्रण में रखता है, डेटा को फेच करता है ना, डेटा फेचिंग का काम करता है। और क्या करता है, डेटा को एनकोडिंग व डिकोडिंग करता है। डेटा की एनकोडिंग व डिकोडिंग करने का कार्य बताओ किसका है, आपके कंट्रोल यूनिट का है, कंट्रोल यूनिट। क्लियर है बात, क्लियर है, ठीक है, चलें आगे।
अगला एलिमेंट है अपना ALU। ALU की फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। बताओ अर्थमेटिक का मतलब क्या होता है? अंकगणितीय, अंकगणितीय, ठीक है। लॉजिक का मतलब होता है तार्किक, तार्किक। अतः आपका ALU क्या करता है? यह अंकगणितीय, अंकगणितीय व तार्किक, तार्किक गणनाओं को, गणनाओं को, अंकगणितीय व तार्किक गणनाओं को संपन्न करवाता है, संपन्न कराता है, संपन्न कराता है। इसमें, इसमें, इसमें एंड और व नॉट, ठीक है। इसमें एंड और नॉट लॉजिक गेट लगे होते हैं, लॉजिक गेट, लॉजिक गेट लगे होते हैं। बताओ ALU में कौन कौन से गेट लगे होते हैं? एंड और नॉट लॉजिक गेट लगे होते हैं। ALU ये अर्थमेटिक व तार्किक गणनाओं को संपन्न कराने का कार्य करता है और इसमें एंड और नॉट लॉजिक गेट लगे होते हैं। किसके अंदर? ALU के अंदर। मेन जो, हाँ, अच्छा, एंड और नॉट का क्या मतलब है? अच्छा, इसका मतलब क्या है? अंक गणित का मतलब अर्थमेटिक, इस वाले का, इसका, इसका मतलब ये अंक गणितीय व तार्किक गणनाओं को संपन्न कराता है। मतलब अर्थमेटिक कोई इक्वेशन है, जैसे 3+4 कितना हो गया? 7 हो गया, ठीक है। ये बाइनरी में कर देगा, ठीक है। कोई तार्किक है, बताओ 3 बड़ा है या 4 बड़ा है? क्या 3 बड़ा है 4 से? नहीं, तो ये नॉट में आंसर दे देगा, नॉट। तो ये तर्क, मतलब खुद तर्क भी ले सकता है। तर्क का तार्किक जो गेट होते हैं वो ये होते हैं एंड गेट और गेट और नॉट। जो लॉजिक है वो तो इससे लगाएगा और गणना का काम है वो अपने अर्थमेटिक से करेगा, ठीक है। ये चीज है, इसमें अर्थमेटिक व आपका लॉजिक गणनाएं संपन्न होगी इसके अंदर। ये आपका है ALU। ALU जो है आपका मेन पार्ट होता है, बताओ किसका? CPU का। अगला पार्ट अपना रजिस्टर, लिखो। क्लियर है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट अंक गणितीय व तार्किक गणनाओं को संपन्न कराने का कार्य करते हैं और इसके अंदर 3 गेट लगे होते हैं। कौन कौन से हैं? एंड गेट, नॉट गेट और आपका और गेट। बताओ, आपने लिख लिया क्या? ठीक है। अगली इसकी इकाई है वो क्या है? आपका रजिस्टर।
रजिस्टर क्या है? आपकी मेमोरी यूनिट है, कुछ मेमोरी का काम करता है। तो देखिए किस तरह काम करता है रजिस्टर। रजिस्टर, ठीक है। रजिस्टर यह डेटा को होल्ड करने का कार्य करता है। यह एक तो यहाँ आके क्या समस्या आती है इसमें? यह डेटा को होल्ड करने का कार्य करता है। यह डेटा को होल्ड करने का कार्य करता है। यह डेटा को होल्ड करने का कार्य करता है। डेटा को होल्ड करने का कार्य बताओ कौन करता है? आपका रजिस्टर करता है। ठीक है। सबसे बिजी रजिस्टर कौन सा है? सबसे बिजी रजिस्टर, सबसे बिजी रजिस्टर। तो सबसे बिजी रजिस्टर की अगर अपन बात करें तो सबसे बिजी रजिस्टर है एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर सबसे बिजी रजिस्टर बताओ कौन सा है? एक्यूमुलेटर है। ठीक है। एक रजिस्टर और होता है जिसको अपन बोलते हैं प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर, प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर का काम क्या होता है? होल्ड द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, होल्ड द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, होल्ड द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन या फिर अगले निर्देश को होल्ड करने का कार्य करता है। अगले निर्देश को, अगले निर्देश को होल्ड करने का कार्य करता है। होल्ड करने का कार्य करता है। अगले निर्देश को होल्ड करने का कार्य करता है। होल्ड द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन अगले निर्देश को होल्ड करने का कार्य करता है। बताओ कौन करता है अगले निर्देश को होल्ड करने का कार्य? प्रोग्राम काउंटर। ठीक है। प्रोग्राम काउंटर। क्लियर है? अगला रजिस्टर एक और है अपना, वो है आपका फ्लैग रजिस्टर। इंपोर्टेंट रजिस्टर करा रहा हूँ, बाकी तो कोई मतलब नहीं है रजिस्टरों के अंदर। ठीक है, बहुत सारे हैं ऐसे रजिस्टर तो, ठीक है। लेकिन जो बार बार पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं, है ना, नॉर्मल एग्जामों के अंदर। देखिए इधर एक बार, एक तो हो गया प्रोग्राम काउंटर, एक हो गया सबसे बिजी रजिस्टर। बताओ सबसे बिजी रजिस्टर कौन सा होता है? अक्यूमुलेटर होता है। अक्यूमुलेटर जो होता है इन सभी रजिस्टरों को मैनेज करने का कार्य करता है। इनको डेटा देते समय भी अक्यूमुलेटर को एक्टिव होना है, और जब डेटा वापस लेता है तब भी अक्यूमुलेटर एक्टिव होता है। एक होता है प्रोग्राम काउंटर, तो अगले निर्देश के इंस्ट्रक्शन को बताओ क्या करता है? होल्ड करता है। अगले इंस्ट्रक्शन को होल्ड द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, और अगले निर्देश के अगले निर्देश को होल्ड करने का कार्य बताओ कौन करता है? आपका प्रोग्राम काउंटर करता है। अगला जो है अपना, वो है अपना फ्लैग रजिस्टर। बताओ कौन सा रजिस्टर है? फ्लैग रजिस्टर। फ्लैग रजिस्टर, ये फ्लैग रजिस्टर क्या करता है? ये फ्लैग रजिस्टर अपना करता है काम रिजल्ट के स्टेटस को, रिजल्ट के स्टेटस को, रिजल्ट के स्टेटस को होल्ड करने का कार्य करता है। होल्ड, होल्ड करने का कार्य करता है। कार्य, ठीक है। अगले रिजल्ट के स्टेटस को होल्ड करने का कार्य करता है। बताओ रिजल्ट के स्टेटस को होल्ड करने का कार्य बताओ कौन करता है आपका? बताओ कौन करता है? फ्लैग रजिस्टर। फ्लैग रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर एंड सबसे बिजी रजिस्टर बताओ कौन सा है? अक्यूमुलेटर। कौन सा है? अक्यूमुलेटर है। ठीक है, चलें आगे।
कंप्लीट। उतारना है क्या किसी को, रह गया क्या? नहीं, ठीक है। ये आपका रजिस्टर खत्म। और इस प्रकार से आपका पूरा सीपीयू होता है। बताओ सीपीयू कितने प्रकार हैं? 3। कौन कौन से? एक तो होता है आपका सीयू, एक होता है एलयू, एक होता है रजिस्टर। बताओ सीयू का काम क्या है? कंट्रोल द पेरिफेरल डिवाइस। ठीक है, पेरिफेरल डिवाइसों को नियंत्रण में रखने का कार्य बताओ किसका है? आपके सीयू का। ठीक है, एलयू का काम क्या है? एलयू का काम है आपके अंकगणितीय व तार्किक गणनाओं को संपन्न कराता है। फिर अपन ने देखा रजिस्टर। बताओ रजिस्टर कितने प्रकार के देखे? 3। एक तो बताओ कौन सा मेन रजिस्टर का काम क्या होता है? डेटा को होल्ड करना। उसके बाद में अपन ने देखा कि जो रजिस्टर है, सबसे बिजी रजिस्टर बताओ कौन सा होता है? एक्यूमुलेटर। फिर अपन ने देखा प्रोग्राम काउंटर। बताओ सबसे प्रोग्राम काउंटर का काम क्या है? तो अगले निर्देश के एड्रेस को होल्ड करना। तो बताओ किसका काम है? आपका प्रोग्राम काउंटर का। और इसको अपन एड्रेस रजिस्टर भी कहते हैं। लिख दो, प्रोग्राम काउंटर को एड्रेस रजिस्टर भी कहा जाता है। प्रोग्राम काउंटर को एड्रेस रजिस्टर भी कहा जाता है। प्रोग्राम काउंटर को एड्रेस रजिस्टर भी कहा जाता है। प्रोग्राम काउंटर को एड्रेस रजिस्टर भी कहा जाता है। प्रोग्राम काउंटर को एड्रेस रजिस्टर भी कहा जाता है। प्रोग्राम काउंटर को बताओ कौन सा रजिस्टर कहते हैं अपन? एड्रेस रजिस्टर कहते हैं। ठीक है, ये तो हो गया आपका सीपीयू। सीपीयू के बाद में अपन ने पढ़ा केस मेमोरी। बताओ क्या पढ़ा? केस मेमोरी। बताओ केस मेमोरी था ब्लॉक डायग्राम के अंदर। ठीक है, अब केस मेमोरी क्या है? तो केस मेमोरी जो होती है ये क्यों लगाई जाती है? तो पहले तो केस मेमोरी के बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। देखो, केस मेमोरी का आविष्कार, केस मेमोरी का आविष्कार, केस मेमोरी का आविष्कार 1964, 1965, 1965। ठीक है, केस मेमोरी का आविष्कार 1965 के 5 में मॉरिस विल्कन्स के द्वारा। बताओ किसके द्वारा? मॉरिस विल्कन्स। मॉरिस विल्कन्स। मॉरिस विल्कन्स। मॉरिस विल्कन्स। ठीक है, केस मेमोरी का आविष्कार 1965 में मॉरिस विल्कन्स के द्वारा, मॉरिस विल्कन्स के द्वारा किया गया, किया गया। सर्वप्रथम केस मेमोरी को, सर्वप्रथम केस मेमोरी को, सर्वप्रथम केस मेमोरी को साल्व मेमोरी कहा, साल्व मेमोरी कहा, साल्व मेमोरी कहा। केस मेमोरी को साल्व मेमोरी कहा। सर्वप्रथम केस मेमोरी को बताओ कौन सी मेमोरी कहा? साल्व मेमोरी, साल्व मेमोरी। ठीक है, केस मेमोरी का आविष्कार 1965 में, केस मेमोरी का आविष्कार 1965 में मॉरिस विल्कन्स के द्वारा किया गया। और केस मेमोरी को बताओ कौन सी मेमोरी कहा? साल्व मेमोरी कहा। मॉरिस विल्कन्स को, मॉरिस विल्कन्स ने तो कर दिया। और सर्वप्रथम इस मेमोरी को बताओ क्या कहा था? साल्व मेमोरी कहा। चलें आगे। ठीक है, अब इसका यूज क्या है, इसका काम क्या है, इसको समझने की आवश्यकता है। ठीक है, देखिए इधर एक तो होती है अपने पास रैम। एक बताओ क्या होती है? रैम होती है। ठीक है, और एक अपने पास होता है सीपीयू, सीपीयू। ठीक है, सीपीयू डायरेक्ट बताओ किससे कनेक्ट होता है? रैम से। ठीक है, केस मेमोरी अगर नहीं होगी तो भी काम चल जाएगा, कंप्यूटर मना नहीं करेगा कि मैं चालू
नहीं होगा। कंप्यूटर चालू तो हो जाएगा, कैश मेमोरी भी नहीं है तो। लेकिन क्या होता है, एक समय में अगर मान लो अपनी बताओ क्या भर जाए, रैम भर जाए, तो रैम भर जाएगी तो फिर बताओ अपना कंप्यूटर बताओ क्या हो जाएगा, हैंग हो जाएगा। रैम भरने के बाद में आपने एक इंस्ट्रक्शन और दे दिया, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम लेकर यहाँ पे बैठा है और ये बिल्कुल बिजी है ऑपरेटिंग सिस्टम, और ऑपरेटिंग सिस्टम बोल रहा है रैम से कि आप इस डेटा को ले लीजिए, और रैम मना कर रही है कि मैं नहीं ले सकती क्योंकि मैं पूरी की पूरी भर चुकी हूँ। तो बताओ ये इसको लेकर बैठा रहेगा, और फिर आपने फिर दूसरी कमांड दे दी, अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम फ्री होगा तब उस कमांड को लेगा, और आप कमांड पे कमांड दिए जा रहे हैं। इस अवस्था को बताओ क्या कहते हैं, हैंग होना कहते हैं। इस अवस्था को बताओ क्या कहते हैं, हैंग होना कहते हैं। अब इसे हैंग होने से बचने के लिए क्या करें, तो यहां पर एक मेमोरी लगा दी जिसको अपन ने बोली कैश मेमोरी। बताओ अपन ने क्या बोला उसको, कैश मेमोरी। ये कैश मेमोरी लगा दी। अब एक समय ऐसा आया कि ये रैम पूरी भर चुकी है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम इसको लेकर बैठा है डेटा को, और रिक्वेस्ट कर रहा है कि रैम आप इस डेटा को ले लीजिए, लेकिन रैम मना कर रही है कि मैं पूरी भर चुकी हूँ। अब भर चुकी हूँ तो कोई टेंशन नहीं है, नीचे कौन सी मेमोरी है, कैश, ये इससे कनेक्ट होती है, ये इससे कनेक्ट होती है। जो डेटा लंबे समय से यूज नहीं हो रहा उस डेटा को स्विप करके बताओ कहाँ भेज देती है, कैश मेमोरी में भेज देती है, और खुद में जगह बना लेती है, और उस ऑपरेटिंग सिस्टम से डेटा ले लेती है, ऑपरेटिंग सिस्टम को जल्दी फ्री कर देती है, और ऑपरेटिंग सिस्टम वापस अपने काम में लग जाता है। तो बताओ कंप्यूटर हैंग होने से बच गया क्या। तो कैश मेमोरी का यूज क्यों किया जाता है, तो सीपीयू की संसाधन शक्ति, बताओ इससे क्या बढ़ेगी, इसकी संसाधन शक्ति बढ़ेगी। तो सीपीयू की संसाधन शक्ति को बढ़ाने के लिए, सीपीयू की संसाधन शक्ति को बढ़ाने के लिए, सीपीयू की संसाधन शक्ति, सीपीयू की संसाधन शक्ति को, संसाधन शक्ति को बढ़ाने के लिए, बढ़ाने के लिए सीपीयू की वर्किंग पावर को इंक्रीज करने के लिए बताओ किसका यूज किया जाता है, कैश मेमोरी का यूज किया जाता है। कैश मेमोरी का यूज क्यों किया जाता है, इंक्रीज द पावर ऑफ सीपीयू, ठीक है, वर्किंग पावर, वर्किंग पावर ऑफ सीपीयू, ठीक है, सीपीयू की वर्किंग पावर को बढ़ाने के लिए बताओ किसका यूज किया जाता है, कैश मेमोरी का यूज किया जाता है, या संसाधन शक्ति को बढ़ाने के लिए सीपीयू का यूज किया जाता है। अब ये कैश मेमोरी लगती कहाँ है, कैश मेमोरी की लोकेशन कहाँ होती है, ये तो होती है आपकी सीपीयू, और इसको अपन बोलते हैं प्राथमिक मेमोरी, या फिर क्या बोलते हैं इसको, रैम। तो बताओ ये कैश मेमोरी होती कहाँ है, लगती कहाँ है, तो ये लगती है आपकी सीपीयू और सीपीयू व रैम, या फिर इसको अपन क्या बोलते हैं, प्राथमिक मेमोरी, प्राथमिक मेमोरी, ठीक है, प्राथमिक मेमोरी, मेमोरी, ठीक है। यह सीपीयू व रैम या प्राथमिक मेमोरी के बीच लगी होती है, बीच लगी होती है, के बीच लगी होती है। ये सीपीयू व रैम या प्राथमिक मेमोरी के बीच में लगी होती है। ये क्यों लगाई जाती है, तो सीपीयू की संसाधन शक्ति को बढ़ाने के लिए लगाई जाती है, ठीक है। उतारे इसको एक बार। सीपीयू व प्राइमरी मेमोरी के बीच में लगी होती है। सीपीयू की संसाधन शक्ति को बढ़ाने के लिए बताओ किसका यूज किया जाता है, सीपीयू की संसाधन शक्ति को बढ़ाने के लिए कैश मेमोरी का यूज किया जाता है, ठीक है। ये कैश मेमोरी कहाँ लगी होती है, तो सीपीयू व रैम के बीच में लगी होती है, ठीक है, ये ध्यान में रखना। और कैश मेमोरी का आविष्कार किसने किया,
तो सन 1965 के अंदर मॉरिस विल्कन्स के द्वारा केस मेमोरी का आविष्कार किया गया। आगे बात समझ में? बताओ केस मेमोरी का आविष्कार किसने किया? मॉरिस विल्कन्स ने। बोलो हे गुरुजी। सन 1965 में मॉरिस विल्कन्स के द्वारा केस मेमोरी का आविष्कार किया गया। केस मेमोरी का आविष्कार किया गया, ठीक है। और सर्वप्रथम केस मेमोरी को बताओ कौन सी मेमोरी कहा? सालो मेमोरी का, ठीक है। अब देखें इधर। हाँ जी, साइज। साइज की अगर अपन बात करें तो साइज की अब इनमें 3 साइज की होती है, मतलब 3 लेयर होती है इसकी। एक तो होती है L1 लेयर, एक होती है L2 लेयर, एक होती है L3 लेयर। सीपीयू के कनेक्टिंग भाग से जुड़ने वाली जो लेयर होती है वो होती है L1 लेयर। ये सीपीयू के कनेक्टिंग भाग से जुड़ती है, सीपीयू के कोर भाग से, कोर भाग से जुड़ती है, जुड़ी होती है, जुड़ी होती है सीपीयू के शेयर भाग से, सीपीयू के साथ जुड़ी होती है, मतलब सीपीयू के शेयर भाग से, शेयर्ड भाग से जुड़ी होती है। ठीक है, होती है। और L3 होती है सीपीयू के सभी कनेक्टिंग भाग से, सीपीयू के सभी कनेक्टिंग भाग से, कनेक्टिंग भाग से जुड़ी होती है, ठीक है। सीपीयू के सभी कनेक्टिंग भाग से जुड़ी होती है। बताओ कौन सी? L3 केस, ठीक है। 3 लेयर पाई जाती है केस के अंदर, L1 L2 L3, L1 L2 L3। अब केस के कुछ वोकेब हैं। एक तो होता है केस हिट, केस हिट। एक होता है केस मिस, और एक होता है केस लेटेंसी। एक तो होता है केस हिट, एक होता है केस मिस, और एक होता है केस लेटेंसी। समझने की कोशिश करें इसको, ये क्या होता है, ठीक है। देखिए इधर। कोई ना, अभी चलते पिछली वाली स्लाइड के अंदर, ठीक है। समझ लो पहले केस हिट क्या होता है, केस मिस क्या होता है, केस लेटेंसी क्या होता है, समझने की कोशिश करना, ठीक है। बताओ ये केस कहाँ लगी होती है? बताओ ये केस कहाँ लगी होती है? एक तो होता है अपने पास सीपीयू, और सीपीयू से बताओ क्या कनेक्ट होती है? रैम। बताओ क्या कनेक्ट होती है? रैम। और मेरे को बताओ इन दोनों भाग से बताओ कौन कनेक्ट होती है अपनी? कैश। कैश, ठीक है। कैश, कैश मेमोरी। अब मेरे को ये बताएं कि सीपीयू के द्वारा ढूंढा गया डेटा, देखो पहले सीपीयू अब रैम में नहीं ढूंढेगा अगर केस लगी है तो। सीपीयू पहले डेटा ढूंढता है केस में। बताओ कहाँ ढूंढता है? केस में। क्योंकि जो भी डेटा होता है वो स्वीप होकर बताओ कहाँ पहुंच जाता है? केस में, जब आप बंद करते हैं। लेकिन जो सर्वप्रथम जो डेटा ढूंढने का काम होता है वो कहाँ होता है? आपका केस में होता है, ठीक है। तो सीपीयू के द्वारा ढूंढा गया डेटा अगर केस में मिल जाए, केस में जो ढूंढा गया डेटा मिल जाए, तो उसको अपन कहेंगे केस हिट। बताओ क्या कहेंगे? केस हिट कहेंगे। सीपीयू के द्वारा ढूंढा गया डेटा केस में मिल जाए तो उसे क्या कहेंगे? केस हिट कहेंगे। लेकिन सीपीयू के द्वारा ढूंढा गया डेटा, अब सर्चिंग हो रही डेटा की लेकिन फिर भी केस में नहीं मिले, तो बताओ उसको क्या कहेंगे? केस मिस। सीपीयू के द्वारा ढूंढा गया डेटा केस में नहीं मिले तो उसको अपन क्या कहेंगे? केस मिस कहेंगे। बताओ क्या कहेंगे? केस मिस कहेंगे। अब सीपीयू के द्वारा डेटा ढूंढा जा रहा है, ये ढूंढा जा रहा है, ये ढूंढा जा रहा है, ये स्कैनिंग की जा रही है, की जा रही है, की जा रही है, फिर भी अब यहां जाकर मिला डेटा लास्ट लास्ट में। तो जो इसको ढूंढने में जितना समय लगा है डेटा को, ये ढूंढने में कितना समय लगा, तो लगने वाला समय बताओ क्या कहलाता है? केस लेटेंसी कहलाता है। बताओ क्या कहलाता है? केस लेटेंसी कहलाता है। बताओ आपको तीनों ही शब्द समझ में आ गए क्या? एक बार बताओ। सीपीयू के द्वारा ढूंढा गया डेटा केस में मिल जाए तो उसे क्या कहेंगे? केस हिट कहेंगे। और सीपीयू के द्वारा ढूंढा गया डेटा केस में नहीं मिले तो उसे क्या कहेंगे? केस मिस कहेंगे। और सीपीयू के द्वारा ढूंढा गया डेटा में लगा समय,
बताओ क्या कहलाता है, केस लेटेंसी कहलाता है। बताओ तीनों ही शब्द क्लियर है क्या, तीनों ही शब्द क्लियर है क्या। वापस चले पिछले वाली स्लाइड के अंदर, सीपीयू के द्वारा ढूंढा गया डेटा सीपीयू के द्वारा ढूंढा गया डेटा अगर मिल जाए तो उसे अपन क्या कहेंगे, केस हिट कहेंगे। और सीपीयू के द्वारा ढूंढा गया डेटा केस में नहीं मिले तो उसे क्या कहेंगे, केस मिस कहेंगे। और सीपीयू के द्वारा ढूंढा गया डेटा में लगा समय, बताओ क्या कहलाएगा, केस लेटेंसी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, केस लेटेंसी। तो लिख लें अपन, सीपीयू के द्वारा, सीपीयू के द्वारा, अरे समझ में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है क्या, तो रेस्पॉन्स तो दिया करो कम से कम। ठीक है, सीपीयू के द्वारा ढूंढा गया डेटा मिल जाए, ठीक है, सीपीयू के द्वारा ढूंढा गया डेटा, ढूंढा गया डेटा केस में मिल जाए, केस में मिल जाए, मिल जाए तो उसे केस हिट कहते हैं। बताओ उसे क्या कहते हैं, केस हिट कहते हैं, केस हिट कहते हैं। ठीक है, और अगर सीपीयू के द्वारा ढूंढा गया डेटा बताओ कहाँ नहीं मिले, एक है केस मिस, केस मिस। ठीक है, सीपीयू के द्वारा ढूंढा गया डेटा, सीपीयू के द्वारा ढूंढा गया डेटा केस में, केस में, केस में नहीं मिले, केस में नहीं मिले, सीपीयू के द्वारा ढूंढा गया डेटा केस में नहीं मिले तो उसे केस मिस कहते हैं, केस मिस कहते हैं, केस मिस कहते हैं, केस मिस कहते हैं। ठीक है, सीपीयू के द्वारा ढूंढा गया डेटा केस में नहीं मिले तो उसे बताओ क्या कहते हैं अपन, केस मिस कहते हैं। अब मेरे को बताओ केस लेटेंसी किसे कहते हैं। हाँ, सीपीयू के द्वारा ढूंढा गया डेटा में लगा समय, बताओ क्या कहलाएगा आपका, केस लेटेंसी कहलाएगा। ठीक है, दिख तो रहा है ना, ठीक है, केस लेटेंसी। सीपीयू के द्वारा, सीपीयू के द्वारा ढूंढा गया डेटा में, सीपीयू के द्वारा ढूंढा गया डेटा में लगा समय। ठीक है, लगा समय, लगा समय केस लेटेंसी कहलाता है, केस, केस लेटेंसी कहलाता है, लेटेंसी कहलाता है। ठीक है, सीपीयू के द्वारा ढूंढा गया डेटा में लगा समय बताओ क्या कहलाता है, केस लेटेंसी कहलाता है। सीपीयू के द्वारा ढूंढा गया डेटा में लगा समय बताओ क्या कहलाता है, केस लेटेंसी कहलाता है। बोलो क्लियर है क्या, तीनों बातें क्लियर है। केस मिस किसे कहते हैं, केस हिट किसे कहते हैं, और केस लेटेंसी किसे कहते हैं। सीपीयू के द्वारा ढूंढा गया डेटा केस में नहीं मिले तो बताओ उसे क्या कहते हैं, केस मिस कहते हैं। सीपीयू के द्वारा ढूंढा गया डेटा केस में मिल जाए उसे क्या कहते हैं, केस हिट कहते हैं। और सीपीयू के द्वारा ढूंढा गया डेटा में लगा समय
बताओ क्या कहलाता है? केस लेटेंसी कहलाता है। ठीक है, बताओ केस मेमोरी का आविष्कार किसने किया? मॉरिस विल्किंस ने किया। बताओ कब किया? 1965 में किया। केस मेमोरी क्यों लगाते हैं? सीपीयू की संसाधन शक्ति को बढ़ाने के लिए, इंक्रीज द वर्किंग पावर ऑफ सीपीयू। इसलिए बताओ क्या लगाते हैं अपन? केस मेमोरी लगाते हैं। ठीक है, केस मेमोरी बताओ क्या करते? केस मेमोरी को सर्वप्रथम कौन सी मेमोरी कहा? साल्व मेमोरी। केस मेमोरी की लेयर कितनी होती है? 3। कौन कौन सी? L1 लेयर, L2 लेयर, L3 लेयर। सीपीयू के कोर भाग से कौन जुड़ी होती है? L1 लेयर। सीपीयू के शेड भाग से कौन जुड़ी होती है? L2। और सीपीयू के सभी कनेक्टिंग भाग से कौन जुड़ी होती है? L3 लेयर। ठीक है, ये चीज है। हो गए क्लियर? केस मेमोरी क्लियर है? चलो जी, बहुत अच्छी बात है। ये आपकी केस मेमोरी खत्म। अब मेरे को बताओ, अब अपन मेमोरी पढ़े या सीपीयू है? और मेमोरी पढ़ लेते हैं डायरेक्ट। ठीक है, देखे तो मेमोरी। इस ब्रह्मांड के अंदर कितनी मेमोरियां पाई जाती है, वो सारी की सारी मेमोरियां मैं बोर्ड पे लिखने की कोशिश कर रहा हूं। देखे जरा एक बार मेमोरी। मेमोरी की अगर अपन बात करें तो मेमोरी कितने प्रकार की होती है? तो मेमोरी आपकी होती है 2 प्रकार की। बताओ कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। पहले आप कोई इसका वर्गीकरण नहीं उतारेंगे, ठीक है? पहले मैं उतारूंगा, उसके बाद में आपको उतारना है। ठीक है, मेमोरी। मेमोरी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। एक तो होती है प्राइमरी मेमोरी। एक तो क्या होती है? प्राइमरी मेमोरी। और एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी। एक तो होती है प्राइमरी मेमोरी, और एक क्या होती है? सेकेंडरी मेमोरी। इस प्राइमरी मेमोरी को क्या कहा जाता है? तो इसके उपनाम अपन को ध्यान में रखने हैं। देखिए इधर क्या क्या कहा जाता है। इसको अपन कहते हैं प्राथमिक मेमोरी। बताओ कौन सी कहते हैं? प्राथमिक मेमोरी। मेमोरी। इसको अगर अपन प्राथमिक कहते हैं तो इसको बताओ अपन क्या कहते हैं? द्वितीयक मेमोरी। बताओ कौन सी मेमोरी? द्वितीयक मेमोरी। द्वितीयक मेमोरी। ठीक है, अगर इसको द्वितीयक कहते हैं, इसको अपन कहते हैं इंटरनल मेमोरी। बताओ कौन सी कहते हैं? इंटरनल मेमोरी। मेमोरी। इसको अपन कहते हैं इंटरनल, तो इसको बताओ क्या कहेंगे? एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मेमोरी। एक्सटर्नल मेमोरी को इंटरनल मेमोरी को हिंदी में क्या कहते हैं? तो आंतरिक मेमोरी। ठीक है, इसको अपन क्या कहेंगे? बाह्य मेमोरी। बाह्य मेमोरी। ठीक है, सब सामने देखें एक बार, निगाहें बोर्ड पे होनी चाहिए। ठीक है, इसको अपन आंतरिक मेमोरी कहते हैं। इसी को अपन कहते हैं मुख्य मेमोरी, मेन मेमोरी। बताओ क्या कहते हैं? मेन मेमोरी। ये मेन है, कंप्यूटर इसके बिना नहीं चल सकता। ये मेन है तो ये क्या है? ये सहायक है, तो सहायक को अपन कहते हैं ऑक्सिलरी मेमोरी। ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी मेमोरी। मेमोरी। ठीक है, इसको अपन बोलेंगे मुख्य मेमोरी। इसको अपन बोलेंगे सहायक मेमोरी। मेमोरी। ठीक है, उतारो इनके नाम। प्राथमिक मेमोरी के नाम और आपके सेकेंडरी मेमोरी के नाम।
क्लियर है? ठीक है, चलो उतार लिया। चलें आगे। ठीक है, मेमोरी। बताओ मेमोरी कितने प्रकार की, कौन कौन सी? वेरी गुड। बताओ एक तो कौन सी होगी, प्राइमरी। और एक कौन सी होगी? ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी जो मेमोरी है ये आपकी कितने प्रकार की होती है? तो इस प्राइमरी मेमोरी के अंदर आती है, एक तो आती है कैश मेमोरी, एक आती है आपकी रोम, और एक आ जाएगी आपकी रैम। क्लियर है बात? फिर आपकी जो केस मेमोरी है ये कितने प्रकार की होती है? एक तो होती है L1, L2 और L3। ठीक है, मतलब ये 3 लेयर होती है इसके अंदर, ये कोई प्रकार नहीं है इसका, इसे खुद का ही लेयर है, तो इसको तो छोड़ो आप। ठीक है, लेकिन अगर मैं रोम की बात करूं तो रोम कितने प्रकार की होती है? तो रोम आपकी प्रकार की होती है, एक तो होती है पी रोम, एक तो बताओ कौन सी होती है? पी रोम। एक होती है अपनी ई पी रोम, ई पी रोम। और जो ईपी रोम है ये फिर आपकी दो प्रकार की होती है, एक तो होती है यू वी ई पी रोम, और एक होती है आपकी ई ई ई पी रोम, इलेक्ट्रिकली इरेज प्रोग्रामेबल, ई पी रोम, ई पी रोम। ठीक है, क्लियर है बात? देखो जो पी रोम है, ईपी रोम है, ये दो प्रकार की है। फिर बात आती है रैम की, तो रैम कितने प्रकार की है? तो रैम की अगर अपन चर्चा करें तो रैम आपकी दो प्रकार की हो जाएगी, एक तो हो जाएगी आपकी एस रैम, और एक हो जाएगी आपकी डी रैम। एक बताओ क्या हो जाएगी आपकी? डी रैम। फिर सेकेंडरी मेमोरी की बात करें तो सेकेंडरी मेमोरी आपकी दो प्रकार की होती है, एक तो हो जाएगी आपकी सिक्वेंशियल एक्सेस, एक तो बताओ कौन सी हो जाएगी? सिक्वेंशियल एक्सेस। और एक हो जाएगी आपकी डायरेक्ट एक्सेस, डायरेक्ट एक्सेस। ब्रह्मांड में जितने भी मेमोरियां पाई जाती है वो सारी मेमोरियां मैं आपको लिखवा रहा हूं, ठीक है? देखिए इधर, सिक्वेंशियल एक्सेस। फिर सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी के अंदर पहली मेमोरी आपकी मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक टेप। मेरे को तो मैग्नेटिक टेप का प्रयोग कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था? दूसरी पीढ़ी की मेमोरी है ना, ठीक है। हाँ, एक आपकी कार्टेज टेप, कार्टेज टेप, ठीक है। ऐसी मेमोरी जिसके नाम के पीछे क्या लगा हो, टेप, वो कौन सी कहलाएगी? आपकी सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी, ठीक है। फिर डायरेक्ट की अगर मैं बात करूं, डायरेक्ट एक्सेस में कौन कौन सी आएगी? तो डायरेक्ट एक्सेस के अंदर आपके आ जाएगी, पहले तो आएगी आपकी मैग्नेटिक मेमोरी, मैग्नेटिक डिस्क, ठीक है, मैग्नेटिक डिस्क। फिर आ जाएगी आपके ऑप्टिकल डिस्क, और फिर आ जाएगी आपकी सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर मेमोरी। मैग्नेटिक डिस्क कितने प्रकार की होती है? तो इसमें पढ़ेंगे अपन फ्लॉपी, फ्लॉपी डिस्क, इसमें अपन पढ़ेंगे फ्लॉपी हो गई। इसके बाद में पढ़ेंगे जिप डिस्क, इसमें पढ़ेंगे अपन हार्ड डिस्क। फिर अपन पढ़ेंगे इसमें चौथी मेमोरी विंचेस्टर, विंचेस्टर, ठीक है। ऑप्टिकल डिस्क की अगर अपन बात करें तो इसमें पढ़ेंगे अपन सीडी, दूसरी पढ़ेंगे डीवीडी, और तीसरी पढ़ेंगे बीआरडी। अगर सेमीकंडक्टर की बात करें तो पहली पीढ़ी अपन पढ़ेंगे फ्लैश मेमोरी, फ्लैश मेमोरी। दूसरी इसके अंदर पढ़ेंगे अपन मेमोरी कार्ड। तीसरी अपन पढ़ेंगे पेन ड्राइव। और चौथी अपन पढ़ेंगे एसएसडी, सॉलिड स्टेट ड्राइव, ठीक है। उतारो इसको एक बार। कितना अच्छा वर्गीकरण है, एक ही बार में सारी आ गई। ठीक है, चलो अब एक एक के बारे में पढ़ेंगे अपन, उतारो इसको एक बार।
टाइम भी हो गया। हाँ, अभी नहीं हुआ क्या? कितने बजे है? हाँ। बन गया। हम्म। इसके बाद हार्ड डिस्क के बाद में क्या है? विंचेस्टर। विंचेस्टर डिस्क। हाँ जी। 2 नंबर पे क्या है इसमें? सेमीकंडक्टर। 2 नंबर मेमोरी कार्ड। हाँ। पेन ड्राइव और एसएसडी। क्लियर है? कर दो क्लोज। क्लोज कर दो।